भी रिवीजन करना चाहें तो आप बेसिक मैथ्स, वेक्टर और काइनेमेटिक्स के रिवीजन के लिए वो 50 सवाल आप कर लो, आपका सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। वैसा कुछ अपन करेंगे, है ना। तो आप एक आध दिन में अच्छे से रिवीजन कर लें अपनी थ्योरी का। ना नहीं, वो तो अभी कल कर दूंगा अपलोड में। ट्रेजेक्ट्री पे फोकस करना है। ट्रेजेक्ट्री हो गई थी ना अपनी, इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो। क्या करें, क्या करवा दूं, पंखा चलवा दूं? चलो लिखो। अच्छा मेरी बात सुने ध्यान से, इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे जनरली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपने कहीं से भी एक पत्थर फेंका, एक दीवार सामने, उस दीवार को आप जस्ट पार करना चाहते हैं, तो जो वॉल है उसको ग्रेज करता हुआ स्टोन निकलेगा। तो दीवार कितना डिस्टेंस पे वो आपको दे दी जाती है, दीवार के उस तरफ पत्थर कहाँ जाके गिरा वो डिस्टेंस आपको दे दी। अब यार जहां से आपने फेंका था दीवार से उसका डिस्टेंस दे दिया, कहाँ जाके गिरा वो दे दिया, तो आपको रेंज दे दी उसने। और आपको हाइट की वैल्यू दे दी वॉल की। अगर हाइट दे दी तो आपको डेफिनेटली वाई की वैल्यू दे दी। नहीं समझ में आई बात? तो आप आराम से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ को यूज करके। कई बार वो सिर्फ थीटा देता है और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में देता है, वहां से कैलकुलेशन करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो। देखिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, a ball is projected at an angle theta, a ball is projected at an angle theta with horizontal. It is seen that it is seen that ball is it is seen that ball is just grazes ball is just grazes top of the wall, top of the wall of height 5 meter, top of the wall of height 5 meter, located at the distance located at the distance 10 meter, located at the distance 10 meter from point of projection, located at the distance 10 meter from point of projection. If ball falls, if ball falls at the distance 20 meter behind the wall, if ball falls, if ball falls at the distance 20 meter behind the wall, find out angle of projection, find out angle of projection. ध्यान से देखिए, हाँ जी। अब क्या है, आपने मान लीजिए यहां से जो है वो आपने यहां से एक बॉल को इस तरह से फेंका कि वो इसको जस्ट ग्रेज करती हुई निकलती है और इधर कहीं लैंड करती है। हमसे कहा जाता है कि जो वॉल का डिस्टेंस है ये यहां से 10 मीटर है और वॉल का जो हाइट है वो 5 मीटर है। क्या 5 मीटर देख के उसने y की वैल्यू दे रखी और क्या ये x की वैल्यू है? फिर हमसे ये भी कहा जाता है बॉल इस तरफ 20 मीटर डिस्टेंस पर गिरती है। कहानी क्लियर? तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू बतानी है। मान लीजिए आपने बॉल को थीटा एंगल पे फेंका। जरा मुझे बताइए, हमारी जो इक्वेशन ऑफ पाथ है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अब ध्यान से देखिएगा, क्या y की वैल्यू आपको 5 गिवन है, x की वैल्यू 10 इंटू टेन थीटा 1 माइनस x इज 10 एंड r इज 30, क्योंकि बेटा ये r बनेगा पूरा।
और ये आर है तो ये 30 है ना, तो ये 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3, और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल्स टू 2 टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 2 इंटू 2, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या मिली 3/4, तो थीटा की वैल्यू क्या 37 डिग्री। नहीं समझ में आई बात, थीटा की वैल्यू क्या आ गई। तो ये तो एक बेसिक सवाल था, आपने कर लिया, पर फिर भी जैसे आपको ये इंफॉर्मेशन थी ना, तो आपको रेंज पता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पता है। हेलो, तो वो और भी चीजें आपसे पूछ सकता है, अगर उसको ऐसा पूछना पड़ा तो आप मुझे बताइए क्या रेंज हमारे पास है। रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, समझ में आ गई बात। अब आपको रेंज की वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, क्या आपको थीटा पता है, तो बेटा हमें इनिशियल वेलोसिटी यू भी मिल जाएगी। और किसी भी प्रोजेक्टाइल को सवाल सोल्व करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, यू और थीटा। नहीं समझ में आया, यू अगर मिल जाता है, थीटा मुझे मिल चुका है, तो फिर मैं कुछ भी निकालू ना। अब यहाँ बच्चे कैसे फंसेंगे कि सब साइन 2 थीटा 37 मल्टीप्लाई बाई 2, वो तो एंगल मुझे नहीं आता, तो मैं समझदारी करेंगे वापस से स्प्लिट कर लो, 2 साइन थीटा कोस थीटा। नहीं समझ में आया, 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं ना वापस। तो जरा बताइए अगर ऐसा पूछ लेता वो, तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा ना। अच्छा साइन 37 कितना होगा, बोलो ना यार, तो यू स्क्वायर बाई 10 लिख दो इसको, चलो 2 साइन 37 3/5 कोस 37 4/5 एंड रेंज इज व्हाट 30 ना। नहीं समझ में आई बात, क्या यहां से u निकाला जा सकता है। अगर यहां से आपको u मिल जाता है, तो आपको थीटा ऑलरेडी मिल चुका है 37, u आपको मिल गया है, आप मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो, रेंज आपके पास है, टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हो, कुछ भी आप सोल्व कर सकते हो सवाल का। तो जो इक्वेशन ऑफ पाथ है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है, कोई भी एक दो अननोन वैल्यूज की वैल्यू आपको दे देंगे, उसके बाद में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज आस्क सच टाइप, क्या एक वॉल थी, वॉल जस्ट ग्रेज करती हुई बॉल निकल रही, उधर कितना गिरी है, उस पर सवाल आता है। एक सवाल और बहुत फेमस सवाल है, आपको मॉड्यूल में मिलेगा, मैं उसको सोल्व तो नहीं करवाऊंगा, जस्ट आइडिया बता रहा हूँ, वो बुलेट वाला सवाल होता है ना, गन से आपने फायर किया किसी एंगल पे, तो किसी वॉल को होल करती हुई निकलती है बुलेट, तो जिस हाइट पे उसने होल किया है वो वाई होगा, जो वॉल का डिस्टेंस है वो एक्स है, और जो लैंड करेगा उधर जहां जाके बुलेट, वो उसको ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन होता है। आई होप ये जस्ट आइडिया था, ये तो हमारे सवाल में हमने पूछा नहीं था ये। नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ पाथ पे क्या बनता है, ध्यान से समझना, बढ़ जाए आगे। सुनो, अगला जो सवाल है, एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, हमें एग्जाम्पल दे रखी है यहां पर y इक्वल टू √3 1 माइनस 1 अपॉन 40√3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। हमें इक्वेशन ऑफ पाथ दे दिए, अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो आपसे जान सकता है, सुनिए ध्यान से। ये इक्वेशन ऑफ पाथ है, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ पाथ, राइट। इक्वेशन ऑफ पाथ को देखते आपको पता लग जाएगा कि यार ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ पाथ है, ठीक है। सबसे पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहां से अगर कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, बताइए x इक्वल टू क्या है 1, समझ में आ गई बात। और टेन थीटा इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इज √3 ना। अब आपको ये पता होना चाहिए √3 है मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, समझ में आ गई बात। तो थीटा आपको 60 मिल गया, क्या रेंज की वैल्यू आपको गिवन है, रेंज कितना गिवन है 40√3, और थीटा आपको मिल गया। नहीं समझ में आई बात। क्या आप यहां से बता सकते हो कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होगा, बता सकते हो कितना होगा, कितना होगा बताओ, एच मैक्सिमम कैसे निकालो, उसके लिए यू निकालना पड़ेगा। रेंज की वैल्यू कितनी है 40√3 ना। अच्छा रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ना। देखिए ये है 40, ये √3 है ना,
और इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री। अगर आपको पता हो तो साइन 120 और साइन 60 बराबर होता है, पता है ना? तो अपन इसे देखते हैं, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री होता है ना? और साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। अच्छा, ये जी तो यहां था ही था, तो जी को अपन 10 पुट कर देते हैं, राइट? तो ये 40√3 इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू √3/2 अपॉन 10 ना। √3 से नहीं समझ में आई बात? ये कितना है? 20, 800 ना। तो u की वैल्यू क्या मिली? 10√8। हाँ, 20√2। अरे 20, बात वही है। अरे इतना भी इमोशनल मत हो, कुछ लोग यहां भी इमोशनल। रूट क्या? अभी ठीक है? नहीं समझ में। तो u की वैल्यू आपको मिल गई। क्या थीटा आपके पास है? अच्छा, हाइट कैसे निकालूंगा? हाइट h होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अच्छा, यू स्क्वायर का मतलब कितना? 800 ना। 2g का मतलब 20। साइन स्क्वायर 60 इज 3/4। 30, 30 मीटर ना। नहीं समझ में आया? ठीक है। और भी कुछ पूछा आप निकाल सकते हो आराम से। टाइम ऑफ राइट टू यू साइन थीटा बाई जी। यू आपको मिल गया, थीटा मिल गया, तो कुछ भी निकाल सकते हो। नहीं समझ में आया तो जस्ट यूज द इक्वेशन ऑफ पार्ट टू कैलकुलेट द वेरियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमारे लेवल पे कुछ नहीं होता। नीट में तो कोई सवाल आएगा तो ऐसा इक्वेशन देगा, एंगल पूछ लेगा वो, तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए। रेंज पूछ लेगा तो रेंज निकाल देना यहाँ से, है ना? ठीक है। अपन ने पिछली क्लास में शायद बात की थी कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। क्या था? हाँ, तो क्या आई थी? ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? यू कॉस थीटा। अरे यार, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? हालांकि तुम ऐसा करते रहते हो। ये कर लिया कॉपी? प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? रेंज ना। मतलब कितने गरीब हो तुम लोग। अरे फिजिक्स के सवाल भी ऐसे मान के करो कि हमसे हमें याद रहते हैं, हमसे बन जाते हैं, मतलब समझा करो इसे। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता। बस यही होती है डेफिनेशन। पर ये डेफिनेशन सिर्फ याद करने के लिए नहीं होती, अप्लाई भी करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता? आपने जहां से फेंका प्रोजेक्टाइल को, जहां लैंड किया, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो रेंज ही तो मिलेगी। नहीं मिलेगी क्या रेंज? तो जो रेंज की वैल्यू है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। और रेंज क्या थी? u cos थीटा इंटू टी ना। तो रेंज इज u cos थीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज द टी। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, एक बहुत आसान और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैंने बोला एक बहुत आसान और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है।
ठीक है कि साहब देखो मेरी फितरत नहीं आसान चीजें समझने की। जब तक आप ऐसे नहीं बोलो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आसानी समझ में नहीं आता लोगों के, तब मैं फोकस करूंगा। आपने बोल ही दिया आसान, तो रात के 12 बजे भी कभी कर लूंगा मैं। यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका और यहां लैंड किया, ध्यान से समझिएगा। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? अब इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, बहुत आसान कंसेप्ट है ये, आपके आगे कई चैप्टर्स में अलग अलग तरह से पूछेगा वो, ठीक है, पर क्योंकि हमें पता ही नहीं तो हवा नहीं लगती। रेडियस ऑफ कर्वेचर को समझने का बहुत आसान तरीका है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम से ही पता लग रहा है ना कि यार कहीं भी कोई कर्व्ड अगर पाथ है तो उसका रेडियस कितना बनेगा, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब समझिए, जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई पाथ है ऐसा, तो यहां का जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर यहां लाई करेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए R1 है या RC1 है। यहां का रेडियस बड़ा बनेगा ना भैया, तो यहां का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा ये RC2 है। अब एक बात को समझिए ध्यान से, मान लीजिए पार्टिकल यहां v1 वेलोसिटी इधर चल रहा है और यहां v2 से चल रहा है। समझ में आ गई बात? एक बात को समझिएगा ध्यान से, ये v2 है, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, a इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, हम उसको यूज करेंगे बस। फॉर्मूला जानते हो ना? तो जो a होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर बाई, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है, तो ये दोनों में एंगल 90 डिग्री है ना, ऐसे यहां भी 90 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मेरा एक्सेलरेशन है इसको ऐसे बोल देता हूं थोड़ा सा ए परपेंडिकुलर, चलेगा? चलेगा ना। तो यहां से ये जो रेडियस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलूंगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात? अब इसमें थोड़ी सी कलाकारी हमको और करेंगे, वी नेट स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, इससे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। वेलोसिटी जो है, नेट वेलोसिटी, हमेशा ध्यान रखना, कंपोनेंट लेना पड़े तो एक्सेलरेशन के लेंगे, वेलोसिटी हमेशा नेट रखेंगे, बच्चे बस वहीं गड़बड़ कर देते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे हम यहां बात करेंगे अभी समझ में आएगा आपके, और बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपने यहां से एक बॉल को फेंका, ये ओ है, और उस बॉल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें दे रखा है, दे रखा है ना, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। क्या ये? थीटा। आप मुझे बताइए क्या ये वेलोसिटी ही नेट वेलोसिटी है? यहां तो यही है ना नेट। आप मुझे बताइए जी किधर है? वर्टिकली, पक्का ना। अब थोड़ी सी कलाकारी एंगल देखने में, सुनना ध्यान से, यहां मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे इस यू के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए ना, नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो आपको एंगल कैसे देखना पड़ेगा, क्या ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा ना, और ये कितना होगा, क्योंकि ये भी तो 90 है, ये थीटा है ना, तो अगर ये जी है तो ये क्या है, जी कॉस थीटा। अब मुझे बताओ यहां का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहां का होगा आर सी, उसकी वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। क्या ये मुश्किल था? आसान है। हमें दो ही पॉइंट पे निकालना आना चाहिए, या तो यहां या मैक्सिमम हाइट पे। अच्छा जो यहां है वही यहां है, नहीं समझ में आया? तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग, भाड़ में गया, किसी को नहीं समझ में आता याद रख लेना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यूज कर भाई जी कॉस थीटा होता है। नहीं समझ में आई बात? और अगर मैक्सिमम हाइट पे बात करेंगे, यहां आ गया, समझना ध्यान से, जब आपका पार्टिकल यहां है तो उसके पास सिर्फ यही वाली वेलोसिटी है, u cos थीटा, तो क्या यही नेट वेलोसिटी हो जाएगी? और इसके परपेंडिकुलर तो करीब g है, तो यहां तो और आसान हो गया, यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। नहीं समझ में आया? तो क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ कर्व्ड पाथ है, पैराबोलिक पाथ है,
और हर कर्व्ड पाथ का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखेंगे कि साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला याद रखना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, वहां से आर निकालूंगा तो वी स्क्वायर बाय ए हो गया। बस रखना क्या याद है कि वी नेट है और ए नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आता है वो जी कॉस थीटा आता है। क्या आता है वो? जी कॉस थीटा। तो जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा, और वहां यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय जी। कई बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको यार यहां तो नीचे कोस थीटा है वहां ऊपर कोस थीटा है। नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, नेट वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो लिखा हुआ है ना ये काम की चीज है। नहीं समझ में आई बात? नेट वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। बनाओ इसको जल्दी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? नेट वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई सवाल सामने आता है तो दिमाग में ये आना चाहिए, नेट वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट वेलोसिटी बहुत आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है, बस उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ढूंढ लेना है, उससे डिवाइड कर देना है। एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर बहुत फेमस सवाल है जो काफी एग्जाम्स में आ चुका है, और आपने कई बार उसको जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा मेजर टेस्ट में या अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट पेपर में देखा होगा। एज इट इज सवाल आता है वो, पर वो आपको हवा नहीं लगती। कई बार तो ऐसा भी तो होता है, अगर हमने उस कंसेप्ट को पढ़ा ही नहीं, जैसा किसी ने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा ही नहीं तो उसको हवा ही नहीं लगी, है तो आसान। नहीं समझ में आई बात? सवाल आ चुके हैं पहले कई बार, है ना, न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं, और अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो फिर हमें पता ही नहीं पड़ता कोई सवाल आया भी था या गलत भी हुआ था। वो तो मेजर टेस्ट हुआ था तब गलत हुआ तो हो गया, उसके बाद याद भी नहीं रहता। ठीक है, तो बहुत फेमस सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सवाल है। इसके मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, और क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अगर आप रिजल्ट भी याद रखेंगे तो कोई बुराई नहीं है, तो भी हमारा तो हम नंबर आ ही जाएंगे। उसमें एक बहुत बढ़िया चीज पता है क्या होती है, समझना ध्यान से, बढ़े आगे। यहां पे क्या है कि मेरे पास जैसे मान लीजिए ये एक प्रोजेक्टाइल है, और बात को समझना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, लाइक दिस। सुनना ध्यान से, आपने किसी प्रोजेक्टाइल को किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी से यहां से प्रोजेक्ट किया था ऐसे, है ना, और ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है और ये वेलोसिटी यू है। ठीक है, आपसे ये पूछता है वो कि वो टाइम बताइए जब, वो टाइम बताइए जब, हाँ, जब रिजल्टेंट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात 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 समझना, बात समझना ध्यान। वो टाइम बताना है जब इनिशियल वेलोसिटी और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो मेरी बात को समझना ध्यान से, क्या इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है ना? अब देखना ध्यान से, यहां तो रिजल्टेंट इधर है तो इनके बीच में एंगल 90 तो नहीं है, तो मैं क्या करूं, यहां से 90 डालूं ऐसे, यहां कहीं है पार्टिकल। अब मुझे बताओ यहां जो वेलोसिटी होगी ऐसे ऐसे, यहां की जो वेलोसिटी ऐसे होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये जो v रिजल्टेंट है क्या इसमें और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है? तो ये तो सच है कि साहब वो जो टाइम आएगा वो मैक्सिमम हाइट के उसके पहले तो हो ही नहीं सकता एंगल 90।
नहीं समझ में आया, पक्का ना? उसके पहले पॉसिबल नहीं है। अभी हमें उसको रिजल्ट भी याद रखना है, आप समझना ध्यान से। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि यार यहां वेलोसिटी क्या है, कि साहब यहां की वेलोसिटी की बात करें तो ये है u cos थीटा। क्या ये u cos थीटा आई कैप है? और ये u sin थीटा जे कैप। तो जो v इनिशियल है, इनिशियल, उसको कैसे लिखें? u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। बोलो भाई। अब ये तो मैंने आपको लॉजिकली समझाया है कि मैक्सिमम हाइट के बाद में जाने पर 90 आएगा। अरे बोलो भाई, ये लॉजिक है, यहां दिमाग मत लगाना। आपको इतना पता है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज। तो आप मुझे बताओ, जो v फाइनल एट एनी टाइम t, उसकी बात करूंगा तो ये तो क्या रहेगा? u cos थीटा आई कैप ही रहेगा। पर किसी भी टाइम t पर जो y कंपोनेंट है वो हो जाता है u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। अरे यार किया था ना यार, एनी टाइम टी द वर्टिकल कंपोनेंट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी ना। तो मुझे बताइए, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है? क्या ये फाइनल वेलोसिटी है? क्या आपसे पूछा है कि इनका परपेंडिकुलर होगा वो टाइम? इनके परपेंडिकुलर का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। नहीं समझ में आया? तो अब हम कहेंगे इफ यू, या ऐसे बात करें ज्यादा बेहतर है, v इनिशियल is perpendicular to the v final, the value of v initial dot v final must be equal to zero ना। अब थोड़ी सी अकल लगाइएगा, मैं लंबी इक्वेशन नहीं बनाने वाला हूं। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ना। अरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ, पक्का ना? इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे बढ़े तो समझो क्या लिखें, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा जी टी इक्वल टू जीरो। बताओ ना, ये सच है ना? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको उधर ले जाए, ये गरीब क्या है? यू स्क्वायर। अरे ये पूरा यू स्क्वायर है, पक्का ना? यू स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा जी टी। कहानी क्लियर? टी बराबर यू अपॉन, बोलो ना, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समझा, समझने की कोशिश की एटलीस्ट, है ना? ये वो टाइम है जब इनिशियल वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स, जिससे आपने सोल्व किया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं जब दिमाग लगाते हैं तो पहली शर्त क्या, दिमाग का होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो फिर जल्दी आंसर आएगा। अब सुनना ध्यान से, दिमाग क्या लगाएंगे? मान लीजिए मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, अभी अभी आपने एक चीज देखी थी कि साहब ये जी था, तो ये जी कॉस थीटा, तो इधर जी साइन थीटा होगा। नहीं समझ में आया? तो इधर वेलोसिटी कौन सी, यू ना? भाई जिसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास तो दिमाग है ही नहीं, ठीक है, वो अब दोबारा मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, वो तो पहले वाली कैलकुलेशन में बिजी है। भाड़ में गया सब। ठीक है, आप मुझे बताओ कि इधर u है, इसका अपोज करने वाला एक्सेलरेशन क्या है? तो जब वो जी साइन थीटा इसको जीरो कर देगा तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा, और ऐसा होने के लिए इधर फाइनल क्या कर दोगे? जीरो। इनिशियल क्या है? u ना, तो फाइनल करना है जीरो, u माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। अगर ये जीरो तो ये बराबर है, तो टी बराबर यू बाई जी साइन थीटा।
नहीं 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 नहीं, यही सच है, यही सच है। हाँ, क्वेश्चन चाहे लिख लो, आप चाहो तो लिखो, इसका इसका लिख लो ना, लिखना चाहो तो फिर बाद में, हालांकि क्लियर है पर लिख लो आप तो। A projectile is thrown, a projectile is thrown with initial velocity u. A projectile is thrown with initial velocity u at initial velocity with initial velocity u at an angle theta with horizontal. A projectile is thrown with initial velocity u at an angle theta with horizontal. Find out time after which find out time after which resultant velocity becomes find out time after which resultant velocity becomes perpendicular to initial velocity, perpendicular to initial velocity. The result is what? U by g sin theta. स्टैंडर्ड केस है, बहुत स्टैंडर्ड, u by g sin theta। ठीक है, 45 डिग्री से, हाँ ऑब्वियस है। वो टाइम बता जब रिजल्टेंट वेलोसिटी शुरुआत की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, यही था ना? हाँ, बदल नहीं सकते आप, यही था। और अभी सामने लिखा हुआ है सवाल। हाँ जी, ये डॉट प्रोडक्ट में समस्या है किसी को? हाँ, अपन ने डॉट प्रोडक्ट जीरो किया है तो ये पता होना चाहिए आपको। इसका इसके साथ लेना होता है, इसका इसके साथ लेना होता है, क्योंकि ये तो वैसे भी 9 जीरो बन जाते हैं ना, तो अपन ने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई कर तो यहाँ स्क्वायर आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए वो इक्वेशन बनी। पंखा एसी लगा रखा है तेरे लिए, इतना बड़ा पंखा क्या करेगा? अभी तो तू परपेंडिकुलर टाइम निकाल, पंखे पे कोई सवाल नहीं आएगा नीट में, हमारे जमाने में आया था। सवाल आया था पंखे, बढ़े आगे। हाँ जी, क्या यार इतना धीरे धीरे था। तुम उधर इलेक्ट्रो में कहां तक पहुंचे? डाइपोल हो गया? क्या बात कर रहे हो? हैं? शांति शांति शांति। हाँ जी, तो प्रोजेक्टाइल के सॉरी उसमें इलेक्ट्रो के अंदर आपने एक जनरल पॉइंट पर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा, Kp बाई आर क्यूब अंडर 1+3। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत, आज ही निकला है, बहुत सही। तो आज फिर एक बार और निकलेगा। सवाल लिखो। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, a projectile is thrown at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal. Find out average velocity of the projectile, find out
एवरेज velocity of the projectile when projectile is at maximum height. Average velocity of the projectile when projectile is at maximum height. देखो हमने थीटा एंगल में फेंका है ना, बोलो ना भैया, ये वेलोसिटी u है। अब सुनना ध्यान से, यहां से फेंका है और जब प्रोजेक्टाइल यहां है तब की बात की जा रही है। आप मुझे बताइए, क्या एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होती है? क्या ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है? इसको कैसे निकालेंगे कि सब हाइट हम जानते हैं, जानते हैं ना, और ये r/2 है। क्या ये r/2 और ये h की वैल्यू है? बोलो भाई, तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? एस की, एस का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? कि साहब जो एस का मैग्नीट्यूड होगा दैट बिकम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस बाई 4 ना। तो अगर इसको मैं 1/2 को बाहर ले लेता हूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये बाहर आ जाएगा ना। तो क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ना। अभी नहीं 45, कौन सा 45? 45 रटा हुआ है, 4 बार बोल दिया तूने 45। 1/2, चलो अंडर रूट ऑफ, ध्यान से समझना, 4h स्क्वायर बताओ तो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय का होल स्क्वायर, मतलब u की पावर 4 है ना, साइन की पावर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर ना, प्लस रेंज का स्क्वायर करना है ना। ना थोड़ा सा तमीज से, u की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अरे 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा यार, नहीं समझ में आया। चलिए साहब, क्या क्या आप कॉमन बाहर ले सकते हैं? यहां से देखो, मेरी बात सुनो, पहले बात तो आप इसको रवाना कर दो। क्या ये और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये रूट से बाहर आ जाएंगे? क्या बनेगा? u स्क्वायर बाई 2g ना। अरे 2 यहां पे भी तो है। क्षणिक रूप से इमोशनल हो जाते हैं तुम लोग, पहले वाला 2 लिखा है। कहानी क्लियर? अब समझना, यहां क्या है, सुनना ध्यान से, यहां ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या यहां से हम कुछ ना कुछ बाहर ले सकते हैं? क्या? साइन स्क्वायर, चलो साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लेते हैं। क्या अभी सुनना ध्यान से, जब मैं साइन स्क्वायर थीटा बाहर लूंगा तो यहां क्या बचेगा? तुमने साइन स्क्वायर थीटा बाहर अगर लिया तो यहां साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो वो साइन थीटा बाहर आएगा। अब यहां क्या बचा? और वहां थोड़ा तमीज से ना, 1+3 cos स्क्वायर थीटा। नहीं, नहीं दिखा कोई, ये दिख रहा है? जहां तक दिख रहा है वहां तक, ये तो पक्का दिख रहा है ना, धन्यवाद। यहां से साइन की पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा ले लूं, बाहर कितना आया? साइन थीटा बाहर आया ना, बहुत बढ़िया। अंदर क्या बचा? यहां क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, थोड़ा थोड़ा सब्र तो रखो यार, भागो मत आगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ए, वो 4 को 2 बार लिख दिया ना, ए। अरे ये 4 कोस स्क्वायर थीटा था, तो ये भी 4 ही है ना।
अब ये गरीब 1 है, नहीं समझ में आया? क्या मिला? यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, नहीं समझ में आया? मतलब वैसे ही थोड़ा सा समझ रहे हो तुम लोग, जो तुमने आज इलेक्ट्रो में पढ़ा वैसा ही शक्ल यहाँ आ गई, छाप लो। ये शब्द मत बोलना है, लड़ लेंगे लोग। हाँ, यह झगड़ा हो चुका है ये प्रभु के चक्कर में। क्या क्या था वो? हाँ, ओह माय गॉड, नाम गड़बड़ कर देते हैं कई बार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ना यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, इसको अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो h बाई साइन थीटा हो जाएगा ये। अरे इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g h होता है। ऐसे लिख सकते हैं ना अपन? मतलब अगर ऑप्शन में तुम्हें ये नहीं मिलेगा, मिलेगा h बाय साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। हो गया? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैलकुलेशन है बट इंटरेस्टिंग चीज, जब मैक्सिमम अपन को पता है ना ग्राउंड टू ग्राउंड तो एवरेज वेलोसिटी यू cos थीटा होती है, पर ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट जो होती है वो ये होती है। अब इसका फायदा क्या है कि अगर आप इसे एज ए रिजल्ट याद रखते हो तो जैसे आपको थीटा की वैल्यू देगा या वैल्यू बांट का फटाफट एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो मैक्सिमम हाइट पे जाने पे कितनी होगी। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी है जब प्रोजेक्टाइल कहाँ पे है, मैक्सिमम हाइट, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर जाने पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अगला सवाल लिखो फटाफट। क्या है? यही है? हाँ बता। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। क्या? अपन ने टाइम से डिवाइड नहीं किया क्या तो? अभी तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट निकाला है। हाँ यार, गलत बात। एवरेज वेलोसिटी बताना है ना अपन को, सवाल ही पूरा नहीं हुआ अभी तो फिर अपन क्यों परेशान हो रहे हैं, इसको तो नहीं कर रहे हैं फिर। अभी टाइम से डिवाइड करेंगे भैया। टाइम क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी है ना। तो v एवरेज जो आएगा, क्या कर रहा है? वी एवरेज क्या आएगा? एस का मैग्नीट्यूड बाय टाइम टेकन टी बाई टू का, याद है कुछ? यहां से यहां तक का टाइम टी बाई टू है और टी बाई टू है यू साइन थीटा बाई जी, है ना। तो अपन इसको लिख देंगे यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, है ना। और ये क्या हो जाएगा? u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। बाकी ये तो एज इट इज रहेगा ना, 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। क्या कैंसिल हो रहा है जरा बताना मुझे। u देखो ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, u से u कैंसिल, g से g कैंसिल, तो आ गया रिजल्ट आपका u/2 अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द v एवरेज।
हाँ तो टी बाई टू हो गया ना, वो यू साइन थीटा बाई जी, वो टी बाई टू तो है। अरे यू साइन थीटा बाई जी टी बाई टू ही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, find out angle of projection if, find out angle of projection if horizontal range is equal to, horizontal range is equal to maximum height attained, horizontal range is equals to maximum height attained। तो हमें क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है, तो हमें r इक्वल्स टू एच कर देना है। r की वैल्यू क्या होती है कि साहब u स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा cos theta upon g ना, and that must be equals to u square sin square theta upon 2g। तो आप g से g को रवाना कर देंगे, u स्क्वायर से u स्क्वायर रवाना कर देंगे, एक साइन थीटा से साइन थीटा रवाना हो जाएगा। ये 2 इंटू टू क्या हो गया 4 इक्वल टू मिल गया टेन थीटा। नहीं समझ में आया, 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बस टेन इनवर्स 4। हो गया, क्या तुझे क्या पता 72 याद है तेरे को, एंगल टेबल देखनी पड़ती है उसके लिए। हाँ जी, सुनो मेरी बात को ध्यान से, आप मैक्सिमम रेंज के लिए किस एंगल पे फेंकेंगे, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होती है यू स्क्वायर बाय, अपन ने पिछली क्लास में मैक्सिमम रेंज नहीं की थी नहीं की, मैक्सिमम रेंज किस पे होती है 45 डिग्री पे किया था ना भाई, और यू स्क्वायर बाय जी होता है। मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल क्या होता है, और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यू स्क्वायर बाई टू जी। नहीं समझ में आया, तो इसका जो सवाल था जो मैंने आपको डिस्कस किया था एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड में भी तुम्हें मिलेगा। मैंने कल भी समझाया था, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ क्योंकि कई बच्चे दोबारा फिर आ गए। कोई भी सवाल मतलब इतना शक की नजर से क्यों देखते हो आप, आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछा जाए कि यार मैक्सिमम रेंज के लिए आपको फेंकना है किसी पत्थर को, तो कितने एंगल पे फेंकोगे, मैक्सिमम रेंज के लिए 45 भी फेंकोगे ना, किस फेंकोगे, और मैक्सिमम रेंज के लिए जब 45 पे फेंकोगे तो 45 डिग्री पे जब आपने फेंका ये एंगल 45 डिग्री, तो ये तो आर मैक्स है ना, और हाइट अटेंड जो है ये आर मैक्स बाय 4 होगी। कहानी क्लियर। तो अगर आप मैक्सिमम 100 मीटर दूर फेंक सकते हो, कितना, ये 100 मीटर है, तो ये कितना होगा, कहानी खत्म हो गई ना यहीं पे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार मैक्सिमम हाइट पे फेंक, तो सीधा ऊपर फेंक देगा, तो तेरी कैपेसिटी यू से फेंकने की है, तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो यू स्क्वायर बाई टू जी होती है। आप मुझे बताओ क्या ये यू स्क्वायर बाई जी है, तो अगर यू स्क्वायर बाई जी 100 है तो यू स्क्वायर बाई टू जी 50 मीटर होगा। तो जो बच्चा मैक्सिमम 100 मीटर दूर फेंक सकता है वो मैक्सिमम 50 मीटर हाइट में फेंकने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन जो 100 मीटर दूर फेंक रहा है तब हाइट अटेंड 25 मीटर है।
नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर अब? पक्का ना? नाउ हेडिंग डालो। हाँ अच्छा हुआ, तूने बहुत सही तरीके से फेंका था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्या लिखना है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सुनना ध्यान से। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम बात कर रहे हैं कि किसी भी बॉल को आपने किसी हाइट से, ये जो हाइट है, दिस हाइट इज, ये जो हाइट है h, इसकी वैल्यू क्या है? यू स्क्वायर बाय, बकवास बंद करो, इसकी वैल्यू h ही है। ऊपर थोड़ी फेंका जी यू स्क्वायर बाय जी, h हाइट से फेंक रहे हैं ना। हमने क्या किया, इधर मैंने किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, जो कि यू एक्स है, u से फेंका। क्या ए एक्स हमेशा जीरो होता है? तो ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताइए, जब मैं इधर फेंकूंगा तो उसकी इनिशियल वर्टिकल क्या है? जीरो, और एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस तो जी है ना, तो इसका पाथ जो होगा, अगर हम देखें बाहर से, तो ये इस तरह से आकर लैंड करेगा यहां। अब ध्यान से समझिएगा, आप मुझे बताइए, किसी भी बॉल को यहां से अगर मैं छोड़ता, जस्ट रिलीज करता, तो यहां पहुंचने का टाइम क्या होता? √2h/g। अगर मैं हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा तो भी वर्टिकली तो रिलीज ही किया ना। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी बॉल को यहां से इधर फेंक रहा हूं और उसी टाइम एक बॉल को यहां से छोड़ रहा हूं, कौन ग्राउंड पे पहले आएगी? दोनों साथ आएंगी। बस एक का रेंज जीरो होगा, एक के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से रेंज आएगा। नीचे लाने के लिए जी रेस्पॉन्सिबल है, तो नीचे तो दोनों को जी लेके आएगा ना। इसकी इनिशियल वर्टिकल क्या थी? उसकी भी वर्टिकल जीरो। जब दोनों की वर्टिकल जीरो, तो वर्टिकल तो जी लेके आएगा नीचे। नहीं समझ में आया? तो बताइए, इस बॉल को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कि सब t इक्वल टू टी होगा, और इसकी वैल्यू √2h/g होगी। आप मुझे बताइए, इस टाइम तक ये जो प्रोजेक्टाइल है, क्या ये इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, उसको क्या हम रेंज बोलेंगे? इस रेंज की वैल्यू क्या बनेगी? u इंटू टी ना, क्या लिखे बताइए? u इंटू √2h/g ना। नहीं समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझना। मान लीजिए, ये कहानी क्लियर नहीं यहां तक? पक्का? एक बात बताओ, यहां जो ये वाली वेलोसिटी है vx, ये तो u ही रहेगी ना, या चेंज होगी? बोलो, चेंज होगी? बहुत धन्यवाद। और जो वर्टिकल वेलोसिटी आएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यू स्क्वायर कितना था वर्टिकल में? जीरो ना। अरे भैया, ये यही तो है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ना। एस की वैल्यू कितनी है वर्टिकल में? h ना। बोलो भाई। आप मुझे बताओ, क्या दोनों वेलोसिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं? तो रिजल्टेंट जो बनेगी, वी रिजल्टेंट, उसकी बात करते हैं। वी रिजल्टेंट जो होगी वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगी ना। वी एक्स स्क्वायर कितनी बनी? बोलो ना। यू स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर 2gh ना। तो वी रिजल्टेंट क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस, ये तो थर्ड इक्वेशन मोशन से भी आता। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? अच्छा एक बात, दूसरा तरीका ये, यहां की हाइट h है, क्या हाइट है यहां की? तो बताइए, यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgh ना।
तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। क्या ये सच है? वहां की काइनेटिक कितनी? बहुत बदतमीज हो तुम लोग। यू से फेंका तो हाफ एम यू स्क्वायर होगी ना, 0। काइनेटिक और पोटेंशियल में क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? वो भी वर्टिकल बता रहा है भाई, मैं तो वर्टिकल बता रहा था सर। कहानी क्लियर? क्या वहां की टोटल एनर्जी है? जब जमीन पे आया तो पोटेंशियल कितनी? और काइनेटिक हो गई मान लो हाफ एम वी स्क्वायर, चलेगा? क्या समझ में आया कि साहब इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके m/2 को रवाना कर दें? हैं? हो गया ना रवाना? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v बराबर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। वही बात है ना, हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, क्या फर्क चलेगा? हेलो। तो जब ग्राउंड पे बॉल टकराएगी तो आपने चाहे, अब इसमें मजेदार चीज पता है क्या है? आप मुझे बताओ, जब आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया तो एनर्जी कंजर्वेशन तो ये कभी बताता ही नहीं कि आपने किस डायरेक्शन में फेंका। उससे मतलब ही नहीं है इस बात से। तेने इधर फेंका तो भी स्पीड ये है ग्राउंड पे, तेने सीधा नीचे फेंक दिया होता तो भी है, किसी एंगल पे ऊपर फेंक दे तो भी है। मतलब अगर एच हाइट से तेने यू स्पीड से फेंका है तो ग्राउंड पे स्पीड इतनी आएगी। इससे फर्क चलेगा ही नहीं कि किस डायरेक्शन में फेंका। नहीं समझ में आया? बिकॉज ऑफ अल्टीमेटली द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो तेरी मर्जी में जो पाथ फॉलो करवा, अगर तेने वहां से यू से फेंका है तो ग्राउंड पे इसी स्पीड से पहुंचेगी। हाँ, अलग अलग डायरेक्शन में फेंकने से जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ में आया? भाई अगर मैंने सीधा नीचे फेंका होता तो वी ऐसे होता ना, सीधा ऊपर फेंका होता तो भी ऊपर जाके नीचे आएगा तो वी नीचे ही होगा। पर अगर मैंने ऐसे फेंका तो वी किसी डायरेक्शन में इधर है, ऐसे फेंकता किसी एंगल पे तो यूं जाके गिरता तो वी किसी और डायरेक्शन में आता। तो वी का डायरेक्शन एज ए वेलोसिटी वेक्टर है ना वो, तो उसका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, बट स्पीड एट द ग्राउंड विल बी सेम फॉर द ऑल बॉल्स। नहीं समझ में आई बात? अगर मैं एच हाइट से यू स्पीड से बॉल को फेंकता हूं तो ग्राउंड पे पहुंचने की स्पीड सभी की इररेस्पेक्टिव दी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उससे लेना देना ही नहीं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से। सबकी स्पीड क्या होगी? सेम। और सेम स्पीड की वैल्यू क्या? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। पहली कहानी क्लियर? बोलो। हाँ, अब दूसरी कहानी पाते हैं। किसी भी टाइम टी पर प्रोजेक्टाइल यहां है, एट एनी टाइम टी यहां है। सुनना ध्यान से, टी इक्वल टू टी की बात कर रहा हूं मैं। आप मुझे बताइए इस टाइम के अंदर अगर ये हॉरिजॉन्टली एक्स चला, कितना चला? तो एक्स चलने की स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है ना। और मान लीजिए वर्टिकली ये वाई चला, तो वाई कौन चलाएगा? जी ना, क्योंकि ऐसे तो छोड़ दिया था आपने, तो नीचे तो वाई गिराएगा ना, जी गिराएगा ना। आप मुझे बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस तरफ तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी ना भैया। आप मुझे बताइए वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना? अरे यूं छोड़ोगे तो टी टाइम में आप जी टी स्क्वायर तो आएगा, नहीं आएगा? इतना ही आएगा ना। एक्स डायरेक्शन में कितना? u इंटू टी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड चलता है, यूटी चलता है। क्या इक्वेशन नंबर 2 है? याद करो जब अपन ग्राफ पढ़ते थे, इक्वेशन ऑफ पाथ, मैंने कहा किसी भी टाइम टी पर x निकालो, किसी भी टाइम टी पर y निकालो, x वाली इक्वेशन से टाइम उठाओ और y इक्वेशन में पुट कर दो। वही अपन ने पहले भी किया था। तो अगर आप यहां से t निकालोगे तो t की वैल्यू क्या है बताना? x बाय u। अब t की वैल्यू यहां डालो तो बताइए y की वैल्यू क्या बन जाएगी? हाफ g x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बिकॉज ऑफ y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। तो बताइए पाथ पैराबोलिक होगा नहीं होगा? तो पाथ विल बी पैराबोलिक। कुछ समझ में आया? तो इक्वेशन ऑफ पाथ मिल गई। तो अच्छा एक और बात बताना मेरे को, किसी भी टाइम टी पर ut से x निकाल लोगे,
हाफ जी टी स्क्वायर से y निकाल लोगे। आप मुझे बताइए यहां आने पर ये vx कितना है? वो तो u ही है ना, पर ये vy कितना है? gt। अरे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वाई डायरेक्शन का u 0 50 बार बोल दिया, नहीं समझ में आया। आप मुझे बताइए अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है v रिजल्टेंट, ये एंगल अल्फा है, आप मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा? परपेंडिकुलर अपॉन दैट इज व्हाट वी वाई बाय वी एक्स। नहीं समझ आया? इसको जल्दी से बनाओ, इस पे एक सवाल करेंगे। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कहां लिखाऊंगा? इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन तो आप लिखेंगे हम। मतलब भाई को मैंने आर्टिकल बोला था हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्टडी कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन समझ लिया, अच्छा वह क्वेश्चन ही समझा। हाँ फुटबॉल मैच समझ लेता तो। कहां से पढ़ा है? तुझे कैसे पता? जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अति महत्वपूर्ण। सवाल टपकेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से, और जो टपकेगा वही बताऊंगा अभी कौन सा आएगा। मतलब वो आ सकता है, ऐसे चांसेस हैं। तो इतने गप्पे मारा, उससे पहले कॉपी कर ले इसको। हाँ जी, रीनीट का तेरा ही शहर मुंसिफ भी तेरा, गवाह भी तेरे, हाकिम भी तेरा, मुझे पता था फैसला तेरे ही हक में होगा। यही होगा और क्या? नहीं समझ में आई बात? सरकार का नीट करवाने वाली कौन? सरकार। सुप्रीम कोर्ट किसका? सरकार का। सरकार उसको बार बार आदेश जारी नहीं करवाना। अब वो डायरेक्टली तो मना कर नहीं सकते ना, नहीं करवाएंगे, नहीं तो पोस्टपोन करो, फिर पोस्टपोन करो, फिर कहते कि साहब नहीं करवाएंगे। हाँ उन्हीं के हक में होना है, फैसला तो करना है। ऐसे लेट होता होगा डिसीजन, क्या बात। उनको वो पीजी वाला नहीं करवाना था एग्जाम ना, हाथों हाथ ही कैंसिल कर दिया ना उन्होंने। हमारा भी नहीं करवाना था, कैंसिल कर देते। मतलब मेरा ऐसा मानना है। सही है। हाँ जी, इसको दोबारा रिपीट करते हैं पूरा ना, कर लिया कॉपी? अभी सुनो मेरी बात को, कोई बात नहीं, ऐसे गप्पे मारोगे तो कहां से होगा। एक बार वापस समझ लो पूरा का पूरा ही, सुनना ध्यान से। हमने किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एच हाइट से फेंका है, कहां से फेंका है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आपने एच हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू क्या है? ये क्यों कांस्टेंट रहेगी इधर? क्योंकि इधर का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। कहानी क्लियर? अच्छा सुनिए, ये जो मेरे पास अलोंग द वाई एक्सिस एक्सेलरेशन वो तो जी है ना, क्या अलोंग द वाई एक्सिस वेलोसिटी जीरो है? क्योंकि मैंने तो इधर फेंका, इधर तो रिलीज ही किया है ना। अब ऐसी कोई भी सिचुएशन जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फेंको या वर्टिकली रिलीज करो, ग्राउंड पे एच नीचे पहुंचने का जो टाइम होता है वो हमेशा अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी होता है। इतने टाइम तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल रेंज जो ट्रेवल करेगा r, उसकी वैल्यू u इंटू टी हो जाएगी, t की वैल्यू 2h अपॉन जी है। कहानी क्लियर? अब जब ये यहां हिट करेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u vx जो है विच विल रिमेन्स u ना, पर वर्टिकल क्या हो जाएगी? आप ऐसे देखें, किसी भी चीज को आप एच हाइट से छोड़ दो, किसे छोड़ दो, तो यहां u जीरो है ना इसकी,
तो जब h नीचे आता है, कितना नीचे आता है, तो वर्टिकल वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 2gh बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ना। तो क्या यहां भी वर्टिकली रिलीज किया था, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई मेरे पास, बताओ जल्दी से, अंडर रूट ऑफ 2gh ना, ये vy है। मुझे बताइए क्या दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बनेगी, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ना, कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, जो हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी ला सकते हैं। आपसे कभी भी पूछ रही है एंगल कितना है, तो वी वाई बाई वी एक्स कर देंगे, वी वाई बाई, कहानी क्लियर, आप समझिएगा ध्यान से। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि किसी भी टाइम टी पर, मान लीजिए यहां पर है टी इक्वल टू टी पर, ये यहां है, क्या ये वेलोसिटी जो वी एक्स है वो यू ही बनी रहेगी, पर ये वाली वेलोसिटी तो जी टी हो जाएगी ना, दिस इज द वी वाई। नहीं समझ में आई बात, रिजल्टेंट वेलोसिटी वापस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर सकता हूं, ये एंगल अल्फा है, टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, वी वाई बाय वी एक्स, बहुत बढ़िया। मान लीजिए जब ये यहां आया तब y नीचे आ गया, y की वैल्यू क्या लिखूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा, यू टी, टी यहां पुट कर दूं, तो y क्या मिलेगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज प्रोपोर्शनल टू पाथ विल बी पैराबोलिक। नहीं समझ में आया, अब समझिए सवाल, क्वेश्चन लिखो, लिखिए, अ बॉल is projected, a ball is projected horizontally, a ball is projected horizontally with velocity 30 meter per second, with velocity 30 meter per second from top of the, with velocity 30 meter per second from top of the tower of height 80 meter, top of the tower of height 80 meter. Find out, number 1, time after which ball hit the ground, 8 सेकंड, बॉल हिट द ग्राउंड। दूसरा पॉइंट, दूसरा सवाल लिखो, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द ग्राउंड, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट ग्राउंड। तीसरा पार्ट लिखो, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी with horizontal at ground, angle made by resultant velocity with horizontal at ground. Next लिखो, after what time resultant velocity of the projectile, after what time resultant velocity of projectile, after what time resultant velocity of projectile is at 45 degree with vertical. अब सुनिएगा ध्यान से, आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पहुंचने का टाइम, क्या जो टाइम होगा वो अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी होगा, पर आपको तो पता है 80 मीटर नीचे आने का टाइम 4 सेकंड होता है, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 80 बाय 10 विल गिव्स 4 सेकंड ना, तो t बराबर 4 सेकंड पे यहां होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए 4 सेकंड बाद जो रेंज होगी r, वो होगी 30 मल्टीप्लाइड बाई 4, कितना बताइए, 120 मीटर ना। अच्छा, जब ये वर्टिकली यहां हिट करेगा
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, वो तो 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। पर आप जानते हो 80 मीटर नीचे आने पर ये 40 हो जाती है 4 सेकंड बाद। अगर आप चाहें तो जो ये वी वाई है इसको अंडर रूट ऑफ 2gh से भी निकाल सकते हैं ना। 2gh से भी कितनी आएगी ये 40 मीटर पर सेकंड। 30 और 40 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट कितनी आएगी 50। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वी रिजल्टेंट विच बिकम्स 50 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से समझना, ये एंगल थीटा है। हमने क्या सीखा था कि जब 3 4 5 आता है 3 4 5 तो 37 53 आता है। बड़े वाले से छोटा एंगल होता है, छोटे वाले से, हमने हॉरिजॉन्टल से देखा है तो इधर छोटा है, छोटा वाले से एंगल कितना आएगा 53 डिग्री ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो tan थीटा becomes equals to vy by vx and this will gives what 40 by 30 यानी 4/3। तो थीटा becomes equals to 53 डिग्री tan इनवर्स। नहीं समझ में आया? अब आप मुझे बताइए, अगर आप बहुत दिमाग से सोल्व करेंगे तो आपसे कहा है कि सब वर्टिकल से कितना एंगल 45, तो हॉरिजॉन्टल से 45, मतलब दोनों वेलोसिटीज का बराबर होना जरूरी है, तभी ऐसा होगा ना। आप मुझे बताइए ये वेलोसिटी कितनी है, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, और ये भी 30 कितने सेकंड के बाद होगी 3 सेकंड के बाद। नहीं समझ में आई बात? तो दिस बिकम्स आल्सो 30 मीटर पर सेकंड आफ्टर 3 सेकंड ना। तो ये रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी 30√3 मीटर पर सेकंड। ये एंगल कितना 45 डिग्री ना, है ना। अच्छा, अपन कैसे भी निकाल सकते थे, अपन को पता है कि यार जो tan 45 डिग्री होता है वो क्या होगा वी एक्स बाई वी वाई करूंगा ना यहां तो। क्यों करूंगा? क्योंकि एंगल यहां से दिया है, यहां से दिया होता तो वी वाई बाई वी एक्स। अरे इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये है ना भैया। अच्छा 30 30 तो कोई फर्क चलेगा नहीं ना, पर हम तो जो सवाल पूछा है उसके अकॉर्डिंग ये रखोगे। वी वाई बाई वी एक्स नहीं रखना है। वी वाई बाई वी एक्स से क्या मिलेगा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, वर्टिकल के साथ एंगल किससे मिलता है वी एक्स बाय। यहां दोनों बराबर है तो एंगल बराबर आ जाएगा, क्या कुछ भी रखो आप, पर सही तरीके से पुट करोगे तो गलत आंसर नहीं आएंगे। बोलो भाई। चलिए साहब, वी एक्स होता है कितना, अपने पास जीटी हो जाएगा ना ये, तो ये 10t लिख दूं। अरे किसी भी टाइम टी पे जीटी होगा ना ये यार। यहां देखो ये जीटी रहा, नहीं समझ में आई बात? अच्छा वी एक्स मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। तो ये तो कितना है 30, और ये कितना हो गया 10t ना, आया समझ में? और ये 1045 क्या होता है, तो ये 1 लिख दूं। तो 10t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड। नहीं समझ आया? बढ़े। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, और जो मैं कह रहा था ना तुमसे कि ये आने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। मैं अभी क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, हर बुक में मिल जाएगा, बहुत कॉमन सवाल है कि एक बॉल जो है वो किसी स्टेयर के टॉप पे रोल कर रही है, ऐसे यू स्पीड से रोल करती हुई आ रही है बॉल, और जो स्टेप्स बनी हुई इधर, हर एक स्टेप पे हाइट h है और विड्थ b है। हाइट कितना है h, विड्थ कितना है। अब ये रोल करती हुई आ रही है यू से, जब इधर से यू से गिरेगी तो प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगी नहीं करेगी? आपसे कहा जाता है अगर ये एन nth स्टेप पे जाके गिरती है तो एन की वैल्यू क्या है, कहां जाके गिरती है तो एन की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन लिखो। अ बॉल इज रोलिंग, a ball is rolling with horizontal velocity u,
with horizontal velocity u on top of the stairs, on top of the stairs, if height of each stair, if height of each stair is h and width is b, width is b, b small b, width is b, जो तेरी मर्जी में लिख ले तू, गधे वाला भी लिख सकता है। लिख लिया? एंड बॉल इज स्ट्राइक्ड एट nth stair, ball is strike at nth stair, nth stair, stair, हाँ ठीक है, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, हाँ हाँ अभी बताऊंगा मैं मजे कैसे लेते हैं। सुना ध्यान से, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, n की वेरी मस्त, ये डॉटेड बना दे इसका मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी, अब समझना ध्यान से। ये बॉल इस तरफ रोल होके आ रही थी, इसकी स्पीड u थी, यहां से ये प्रोजेक्टाइल करती हुई जाती है और यहां लैंड करती है एन पे, ये nth है, समझ में आ गई बात। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। सबसे आसान तरीका पता है क्या है, आप मुझे बताइए ये कितना h और ये कितना b, सबके लिए ये कहानी है ना। मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो बॉल है वैसे चली, अगर ऐसे देखें तो पैराबोला ही तो है, क्या इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ हमने निकाली थी क्या, y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ना। अगर ये nth स्ट्राइक n पे अगर स्ट्राइक की तो क्या जो x की वैल्यू वो n टाइम ऑफ b होगी, और जो y की वैल्यू है क्या वो n टाइम ऑफ h होगी। तो यहां ये पुट कर दो और यहां ये पुट कर दो, बस जिसमें काम हो गया तुम्हारा। बताओ क्या बना, एन एच इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ना। हम एक एन से एक एन कैंसिल कर देंगे, एक एन यहां से मिल जाएगा। बताओ एन की वैल्यू क्या मिल गई, यू स्क्वायर को उधर ले जाए तो एन इक्वल टू टू यू स्क्वायर एच अपॉन जी बी स्क्वायर, दैट इज द आंसर। नहीं समझ में आई बात, आपने सिंपल इक्वेशन ऑफ पाथ लगाया, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। हो गया? है हंसी का लेवल देखो आप, जल्दी बनाओ फटाफट। ये 500 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, कितने हाइट पे, 288 किलोमीटर पर आवर, तो क्या बनेगा ये 80 मीटर पर सेकंड, 5/18 करेंगे ना। ठीक है, अब समझना सवाल बहुत आसान होता है। 500 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लेता है,
सवाल सिंपल होता है कि अगर इसने कोई पैकेट यहां से रिलीज किया, इस पैकेट को रिलीज करेगा, तो जब पैकेट रिलीज करेगा तो आप मुझे बताइए क्या इस पैकेट की वेलोसिटी भी 80 मीटर पर सेकेंड ही बनेगी? और कितनी हाइट पे है ये? तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ लैंड करेगा ना, तो ये कहेगा कितना दूर जाके गिरेगा, ये रेंज बतानी है। तो नीचे आने का टाइम कितना लगेगा? 10 सेकंड ना, और 10 सेकंड 80 तक चलेगा, तो ये क्या होगा? u इंटू टी ना, कितना चलेगा बताइए? 80 इंटू 10 बराबर 800 मीटर। अब सुनना ध्यान से, सवाल की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है कि साहब एक हेलीकॉप्टर 500 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है, वो फूड पैकेट्स गिरा रहा है, कहीं फ्लड व्लड आ रहा है, तो फूड पैकेट्स गिरा रहा है, तो फूड पैकेट को जो डेस्टिनेशन है उसको जहां गिराना है, उसके कितने पहले रिलीज करे कि वहीं जाके गिरे? 800 मीटर पहले। अगर मान लीजिए यहाँ हट है और यहाँ फूड पैकेट गिराएगा तो आगे गिरेगा ना? नहीं समझ में आई बात? तो कितना पहले छोड़ना पड़ेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, आप मुझे बताइए हेलीकॉप्टर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, पैकेट की कितनी? तो क्या दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है? तो हेलीकॉप्टर तो उसी हाइट पे उड़ेगा, पर पैकेट नीचे गिरेगा ना। अब ये नीचे गिर रहा है और ये हेलीकॉप्टर उसी हाइट पे उड़ रहा है, पर दोनों की स्पीड ये तो सेम ही है ना, तो ये ऐसे गिरेगा। तो जो वो देखेगा उसको क्या लगेगा? सीधा गिर रहा है नीचे। नहीं समझ में आया भाई? इसकी वेलोसिटी कितनी, इसकी भी कितनी, दोनों की 80 है ना, तो इधर वाला मोशन दिखेगा क्या उसको? देख लेना राजा, ये मोशन दिखेगा क्या? इधर ये मोशन करता हुआ पर गिरता हुआ दिखेगा ना, तो हेलीकॉप्टर का पायलट को स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा और हमें ग्राउंड से पैराबोला। दूसरी बात समझिएगा, सम टाइम द क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बदल देगा कि साहब ये फाइटर प्लेन है और ये बॉम्बार्डिंग कर रहा है, बॉम्ब गिरा रहा है, तो एनिमी कैंप पे गिराना है। अब एनिमी कैंप से कितना पहले बॉम्ब को रिलीज करके वहीं गिरे? आंसर 800 मीटर। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जितने भी हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो आर्मी वाले हेलीकॉप्टर्स हैं जो बॉम्बार्डिंग वगैरह करते हैं या फाइटर प्लेन्स वगैरह हैं, वो कभी सीधे नहीं उड़ते। सिंपल सी बात है, अगर आप हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ रहा है और बॉम्ब उसके नीचे जा रहा है, तो नीचे तो फूटने वाला है वो। अरे जब बॉम्ब यहाँ फूटेगा तो हेलीकॉप्टर भी यही होगा ना, तो उसको भी तो खतरा है। नहीं समझ में आई बात? तो वो बॉम्ब रिलीज करेगा और इमीडिएट डायरेक्शन बदल निकल लेगा। नहीं समझ में आया? जैसे ही बॉम्ब रिलीज करेगा, वो आजकल तो बहुत कंप्यूटराइज होती है चीजें, वो कैलकुलेशन फिक्स है, वो कंप्यूटर अपना आप ही मेजर कर लेता है, वो तो डेस्टिनेशन सेट करते हैं बस कि ये डेस्टिनेशन है, उसके बाद अपना आप कैलकुलेशन होगी, अपना आप बॉम्ब रिलीज होगा, वो वहीं जाके गिरेगा। और हमारा नीट का जो एनिमी है ना, इज वेरी लॉयल। नीट का एनिमी आराम से बैठ रहा होगा, आजा बम गिर मेरे ऊपर। नहीं समझ में आई बात? वो रिएक्शन कुछ नहीं करता, तो वो सीधे बात करेगा सब उसने बॉम्ब गिराया, कितना पहले गिराएगा वो कैंप डिस्ट्रॉय हो जाए। आईटी वालों का एनिमी थोड़ा चालाक होता है, वो गिराएगा ना उसको, वो क्या करेगा, जिसे उसने बॉम्ब को रिलीज किया उसको फायर करके हवा में डिस्ट्रॉय करेगा। नहीं समझ में आया? तो यहां से वो रॉकेट लॉन्च करेगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो अलग कैलकुलेशन पूछेगा। जैसे उसने बॉम्ब को रिलीज किया उसने उसको ऑब्जर्व कर लिया। नहीं समझ में आया? तो उसको हवा में डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हेलो? तो दोनों किसी भी चीज के हवा में टकराने की शर्त क्या होती है? दोनों का एक ही जगह पर एक ही टाइम पर होना। नहीं समझ में आई बात? जब जहां बॉम्ब है हवा में, वहीं अगर उसका रॉकेट लॉन्चर का पहुंच गया डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म मामला। वो उनके सवाल हैं, अपन को क्या मतलब, अपना तो ये नहीं, मैं आराम से आ जा भाई तू। ठीक है, तो इसमें फेमस सवाल आता है। अब आप प्रोजेक्टाइल मोशन के ग्राउंड टू ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाले कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो डाउट डिस्कस करेंगे, हेलो, और डाउट डिस्कशन के साथ साथ वो जो टावर से किसी एंगल पे ऊपर फेंकना और नीचे फेंकने वाले जो दो केस होते हैं वो भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका प्रोजेक्टाइल खत्म, सब डाउट जो भी हैं वो सब लेके आ जाना तुम। तो शुरुआत तो जहां से डिस्कस करना वही करेंगे ना, सब 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 मतलब सब।